हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अगेन दिस वीडियो। आज हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं और ये हमारा उत्तराखंड पीसीएस आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत है और ये पूरा फैक्चुअल है। तो यहाँ पे हम फैक्ट देखेंगे और इसका सबसे बड़ा जो अच्छा यूज़ है वो हम मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक वुमेन से रिलेटेड आ गया या कोई सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक है, तो जहाँ पे भी हमें लाइक कोई हेल्थ से संबंधित टॉपिक है, तो ऐसे टॉपिक में हमें आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, इसको अच्छे से हम इसका जो डाटा है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखते हैं कि ये रिलीज़ कौन करता है। तो इसको रिलीज़ किया जाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये पहली बार 1992-93 में आपका जारी हुआ था, जो फर्स्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था। देन इसके जो नोडल एजेंसी है वो आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस करके है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। तो ये नोडल एजेंसी है जो इस सर्वे को करती है। और इस बार टोटल जो कवरेज है 6.79 जो लाख परिवार है उनके ऊपर ये सर्वे किया गया। तो ये तो ओवरव्यू हो गया था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन कंडक्ट करवाता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेदार है, ये सब। अब इस बार के थोड़े आंकड़े देखते हैं। 15 वर्ष से जो कम आबादी, तो 15 वर्ष से कम आबादी के जितने जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 और अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th, इनकी कंपेयर अगर हम करें तो 15 वर्ष से कम आबादी अब वो घट रही है। जो पॉपुलेशन है 15 वर्ष से कम की है वो घट रही है। 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 26.5 था, इस बार हो गया 25.5। ठीक है, लेकिन जो 60 प्लस आयु की जो आबादी है, यानी कि 60 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं, उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 11.8 था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में हो चुका है 12.9। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो वृद्धजन आबादी है वो बढ़ रही है। तो जो एज ग्रुप है 15 से जो छोटे हैं उनकी आबादी लगातार कम हो रही है और जो 60 से ऊपर वाले हैं उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। तो जो वृद्धजन आबादी वो लगातार बढ़ रही है। तो देन जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि जो 15 से लेके 59 साल के बीच का जो पूरा एज ग्रुप है, इसमें जो काम करने वाले जो लोग हैं वो सब डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने भारत के पास ही है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। बट धीरे धीरे हम अपने अंतिम चरण की ओर है, तो जिसमें अब क्या है कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है, मतलब कि जो ओल्ड पॉपुलेशन, वृद्धजन, वो बढ़ रहे धीरे धीरे। तो जिससे हमें क्या करना होगा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बढ़ाना होगा और बहुत सारे ऐसे, मतलब जो ओल्ड पीपुल है उनके लिए हमें बहुत सारी स्कीमें लानी होगी इसके लिए। तो ये सब हमें अच्छे से देखना होगा। देन आगे देखते हैं कि जो बाल विवाह में लगातार कमी आई है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि बाल विवाह को जीरो कब होगा। बट हम देख रहे हैं कि अभी भी बाल विवाह खत्म नहीं हुआ हमारे यहाँ से, बट फिर भी कमी आ रही है। देन जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 है अभी भी, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में भी है 2.0 ही था टोटल फर्टिलिटी रेट। और जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी है वो 2.1 पहुंच चुका है। ठीक है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी 2.1 और टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें लगातार कमी आ रही है। लाइक
जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो उनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है, जस्ट बिकॉज़ कि बहुत लोग आजकल बाहर को काम करने जाते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिसके कारण ब्रेस्ट फीडिंग में कमी आ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। देन नेक्स्ट, जो संस्थागत प्रसव है, यानी इंस्टीट्यूशनल जो आपका प्रसव है, वो वो बढ़ा है। यानी कि जो डिलीवरी है 88.6% से अब 90.6% हो चुका है। तो यानी कि अब जो महिलाएँ हैं, वो अपनी डिलीवरी के लिए इंस्टीट्यूशंस पे जाना ज़्यादा पसंद कर रही है। 90% तक हो चुका है। ठीक है? और जो सिज़ेरियन प्रसव है, यानी कि सी सेक्शन, ये लगातार बढ़ रहा है। 21.5 से लेके 27.5 हो गया है। ठीक है? तो ये काफ़ी चिंता का विषय है कि महिलाएँ सी सेक्शन के थ्रू बच्चों को जन्म दे रही है, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ कहता है कि 10 से 15% के बीच में होना चाहिए, बट हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, 27.2%। और इसी के अकॉर्डिंग, इसी डाटा के अकॉर्डिंग ये पता चला कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो सी सेक्शन है, ये ये और भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं और हो सकते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे कभी। देन नेक्स्ट, तो एक होता है आपका स्टंटिंग, एक होता है अंडरवेट, एक होता है वेस्टिंग। तो स्टंटिंग हमारा 35.5% से 29.3 में पहुंच चुका है, ये कम हुआ है। स्टंटिंग मतलब होता है कि एज के अकॉर्डिंग हमारी हाइट कम होना, ठीक है? यानी कि कोई अगर 10 साल का है, उसकी हाइट सपोज करो अ, जितनी भी है, तो 20 साल का जब वो हो जाएगा, उसकी हाइट अभी भी 10 साल के बराबर है। मतलब एज्यूम कर रहे हैं खाली, ठीक है? स्टंटिंग मतलब कि जैसे-जैसे एज बढ़ रही है, लेकिन हाइट उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही है। तो ये कम हो रहा है। पहले 35.5 था, 29.3% है। देन अंडरवेट क्या होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम होना, यानी कि हाइट तो बढ़ रही है लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा है। तो ये भी 32.2 से बढ़ के घटकर 31.8 पहुंच चुका है। और वेस्टिंग क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं बढ़ना, ये 19.3 से घटकर 19% पहुंच चुका है। तो इन सब के पीछे जो है ना, बेसिक रीजन होता है कि लाइक आपका माल न्यूट्रिशन, या फिर बहुत सारी रीजंस होते हैं जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाना, ये सब वगैरह, विटामिन्स ना मिल पाना। तो ये सब इसके रीजंस होते हैं। तो बस हमें हमें इतना याद रखना है कि डाटा याद रखना है कि कितना है और कितना परसेंट है। और जो पूर्व टीकाकरण है, ये लगातार बढ़ रहा है। 83.8% था इसमें फैमिली हेल्थ सर्वे में 5 में, अब ये पहुंच चुका है 87%। और जो मोटापा है और जो एनसीडीएस है, मोटापा यानी कि ओबेसिटी ओबेसिटी और एनसीडीएस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये लगातार बढ़ रहा है। और वुमेन में ये आपका 24% था पिछली बार, अब हो चुका है 30.6%। पुरुष में 22.9% तक हो चुका है, 27.3%। तो यानी कि ये वुमेन में और पुरुष में दोनों में बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। और जो ब्लड शुगर है, शुगर लेवल ब्लड में, वो भी बढ़ रहा लगातार, ये भी चिंता का विषय है। और महिलाओं का जो इंटरनेट यूज है, ये 33.3% था पिछली बार, और अब हो चुका है 64.3%। ये काफी संतोषजनक और काफी अच्छी खबर है कि दुगना हो चुका है महिलाओं का इंटरनेट यूज। और जो स्वयं बैंक खाता होता है, वो महिलाएं जिनका स्वयं का बैंक खाता है, वो 78% से बढ़ के 89 हो चुका है, ये भी काफी अच्छी खबर है। जो लैंगिक हिंसा है, उसमें कमी आई है, लेकिन उस लेवल में कमी नहीं आई है, लेकिन कमी आई है। और जो स्वास्थ्य बीमा कवरेज है, ये भी बढ़ा है, 41% से 60% हुआ है। और एक जो होता है रोटा वायरस कवरेज, ये 36.4% से बढ़ के 85.4% हो चुका है। ये काफी आपका सेटिस्फैक्ट्री है और काफी अच्छी खबर है कि जो रोटा वायरस कवरेज है, इसके लिए जो रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है, 36.4% से आपका 85.4% हो चुका है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को इस वायरस से डायरिया वगैरह हो जाता है, तो जिससे फिर उसको स्टमक वगैरह में प्रॉब्लम होती है। फिर तो ये सब प्रॉब्लम होती है, तो फिर उससे उसकी जान भी जा सकती है। तो ये था। देन ये हमारा था पूरा ओवरऑल। अब हम थोड़ा उत्तराखंड में जो डाटा है उसको देख लेते हैं उत्तराखंड के हिसाब से, क्योंकि ये तो ओवरऑल डाटा था।
अब उत्तराखंड में क्या है कि ये आपका उत्तराखंड का डाटा है। तो अब इसमें हम वो देखेंगे उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी ये डाटा सेट है, इतना हम कवर नहीं करने जा रहे हैं। सिर्फ जो एग्जाम में आता है और जो रिलेवेंट है एग्जाम के लिए उसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है बिलो एज 15 ईयर, तो 15 साल से जो कम के बच्चे हैं, तो उनकी जो परसेंट है लगातार कम हो रही है। अभी भी हमने ये राष्ट्रीय लेवल में भी हमने देखा था, नेशनल लेवल में वहाँ भी कम हो रहा है और यहाँ भी कम हो रहा है। 26.3% था 5 में, 19-21 वाले पीरियड में, और अब 24.9% हो गया है। तो ये 15 साल से जो कम एज के बच्चे हैं उनकी संख्या में लगातार कम हो रहा है। और जो पॉपुलेशन है 60 ईयर और उससे ज़्यादा, 60 साल या उससे ऊपर की जो पॉपुलेशन है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। ये 12% था पिछली बार, अब हो चुका है 12.8%, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपका एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको हमें डाटा याद करना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट ईयर से उत्तराखंड में इतना फैक्चुअल डाटा पूछ रहा है और वो डिटेल में जा रहा है अंदर इस डाटा के। तो ये हमें याद करना होगा, 12.8%, ठीक है। देन और थोड़ा बहुत मेंस के लिए देख सकते हैं कि पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कवरेज काफ़ी बढ़ चुका है, 99.3%, लगभग अच्छी कंडीशन है। बट अगर 2019-21 की कंपेयर करें तो वहाँ 99.6 था या 99.3, यानी कुछ परसेंट घटा है, लेकिन फिर भी 99.3 एक अच्छा स्कोर है। और जो आपका हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो आपका अभी भी बड़ा है, 95 था पहले, 97 पहुंच चुका है। देन यहाँ पे इतना ही देखते हैं। हाँ, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये उत्तराखंड के हिसाब से, इसको तो अच्छे से कवर कर लो, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, ये 1.9% थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में भी, और अभी भी 1.9% है। और एक जो इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ पे बन जाएगा कि रूरल में कितनी है। रूरल में ये 2.0% है और अर्बन में ये है 1.5%, ठीक है। तो अब हम स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे अर्बन रूरल करके पूछ सकता है। तो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 6 है, इसमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रूरल की ज़्यादा है या अर्बन की, ठीक है। तो ये आपका जो रूरल है यानी ग्रामीण, ग्रामीण में तो 2.0% है, और जो अर्बन है यानी कि शहरी, वहाँ पे 1.5%, ठीक है। तो ये डाटा अच्छे से देखना है। और टोटल आपका 1.9% है एवरेज, और रूरल रूरल में गांव में 2.0 और शहरी में अर्बन में 1.5। देन यहाँ पे इतना ही कवर करते हैं। और यहाँ पे क्या हो सकता है, और थोड़ा ये दिया है कि एंटीनेटल केयर के बारे में दिया गया है, ठीक है। और लास्ट बर्थ इन द 5 ईयर बिफोर द सर्वे, उतना कुछ खास है नहीं। ये मतलब वही कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्री प्रेगनेंसी या फिर उस टाइम पे जो महिलाएं होती है कितना हॉस्पिटल जाती है और कितना चेकअप कराती है उससे रिलेटेड है। तो डायरेक्टली एज सच प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देन यहाँ पे एक थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डिलीवरी के बारे में कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, तो जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स है वो आपका लगातार बढ़ रहा है, 83.2% से 88.9% हो चुका है, जिसमें काफ़ी ना काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा योगदान है, भी देखेंगे इन पॉलिसियों को। देन जो बर्थ डिलीवरी बाई सी सेक्शन, ये आपका 25.9% है, जो कि पिछली बार 20.4% था। ये काफ़ी चिंता का विषय है कि सी सेक्शन के थ्रू महिलाएं अपना बेबी को बर्थ करवा रही है। और फिर वही हमने देखा कि जो बर्थ है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी में, दैट वर डिलीवर्ड बाय सी सेक्शन, कहाँ गया, एक मिनट होल्ड। हम्म तो ये आपका 43.3% था पिछली बार, अब हो चुका 47.7%। इम्पोर्टेंट नहीं है बट हम एज अ नॉलेज के लिए देख रहे हैं। 47.7%, ठीक है। तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा औरतें सी सेक्शन पे डिपेंड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका
सी सेक्शन करवा रही है, और इसमें भी हम देखें तो गाँव की औरतें 45.9% और जो शहर की औरतें 51.1%, ठीक है, सी सेक्शन से आपका बेबी बर्थ करवा रही है, डिलीवरी जिसको हम कहते हैं। देन नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, जो वैक्सीनेशन है ये तो आपका काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हद तक 81 पॉइंट से लेके 86%। देन यहाँ पे उतना कुछ है नहीं, ये वही वैक्सीन के बारे में दिया है, हेपेटाइटिस बी वगैरह, रोटा वायरस वैक्सीन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 32.3% था, अब ये 92.3% हो चुका है, यानी कि 3 गुना मान के चल लो लगभग लगभग। तो जो रोटा वायरस है इसकी जो डोज है, 3 डोज ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 32.3% था, अब हो चुका है 92.8%, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे अगर पूछेगा तो, क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजमेंट हुआ है रोटा वायरस में, ठीक है, ये वैक्सीन है। देन एज सच यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा उतना। फिर वही उत्तराखंड के हिसाब से स्टैंडर्ड वेस्टेड और अंडर वेट वगैरह इसमें देख लेते हैं, उत्तराखंड में उत्तराखंड कर्नाटक पूछेगा तो स्टैंडर्ड वही की एज के अकॉर्डिंग हाइट कम होना, पहले 27% था आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, अब जो छठवां सर्वे है इसमें 20 पहुंच चुका है, 20% पहुंच चुका है, जो कि काफ़ी कम हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। और जो वेस्टेड है ये आपका पहले 13.2% था, अब 11.0% हो चुका है। और जो सीवियर वेस्टेड है इसको छोड़ो, जो अंडर वेट है पहले 21% था, अब 19.6% हो चुका है, ठीक है। तो अंडर वेट भी हो गया, स्टैंडर्ड हो गया और वेस्टेड भी हो गया। तो ये हमने नेशनल लेवल में भी देख लिया और उत्तराखंड के लेवल में भी देख लिया। डाटा एग्जैक्टली हमें याद होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। स्टैंडर्ड कितना है, 27% पिछली बार, इस बार 20%, ठीक है। और आपका जो जो है उसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड हो गया और वेस्टेड, तो जो वेस्टेड है ये आपका पहले 13.2% था, इस बार 11.0% है। और जो अंडर वेट है ये 21% था पिछली बार, अब है 19.6%, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो सकता है कि जो कुछ इतना खास है नहीं यहाँ पे कि जो एग्जाम में पूछ सकता है। एक बार ये देख लेता है कि जो वुमेन्स का एम्पावरमेंट है ये ज़्यादातर मेंस के लिए ज़रूरी है। वुमेन हैविंग अ बैंक और सेविंग अकाउंट दैट दे देमसेल्फ यूज, यानी कि महिलाएं जो खुद का यूज कर रही है अकाउंट, और तो इनकी संख्या 80% थी पिछली बार, अब 91% पहुंच चुका है। वुमेन जिनके पास खुद का बैंक अकाउंट है इसको यूज कर रही है 91%। और वो महिलाएं जो मोबाइल यूज कर रही है पहले 60% था, अब ये हो चुका है 72.5%, ठीक है। तो हर एक घर से लोग अगर वुमेन्स निकल ली है जस्ट जो, तो 60% था, अब 72.5% हो चुका है वुमेन जो मोबाइल यूज कर रही है, ठीक है। देन एज सच इसमें कुछ है नहीं, और जो लोग तौबे को यूज करते हैं उनके लिए ये खबर है, उसको पढ़ लेना। देन अब थोड़ा ना जो पॉलिसीज थी वो देख लेते हैं हम कि वो कौन सी पॉलिसी इनके थ्रू ये सब इतना काम हो रहा है। तो एक तो पोषण अभियान है जो आपका 2.0, ठीक है, जो मिड डे मील स्कीम थी उसका ही नया रूप पोषण अभियान। तो पोषण अभियान 2.0 स्कीम है गवर्नमेंट की। और आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ठीक है, जिसके कारण जो चाइल्ड मैरिज अब धीरे धीरे लगातार कम हो रही है, बट हमें जीरो चेल जो कि अभी भी नहीं है। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, हर महीने की 9 तारीख को फ्री जांच होती है, ठीक है, कि वही प्रेगनेंसी से रिलेटेड उससे संबंधित है पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान। और आपकी जननी सुरक्षा योजना है, और मिशन इंद्रधनुष 2014 में लाया गया था, ये भी एक अच्छी स्कीम थी। और आपका सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान, और सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 हमने डिस्कस कर लिया है। और पीएम जन आरोग्य योजना और यूविन पोर्टल, और महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005,
पीएम जन धन योजना, जेम ट्रिनिटी। तो जनधन जो बैंक था, जे फॉर जनधन बैंक अकाउंट, ए फॉर आधार, एम फॉर मोबाइल, ठीक है, जेम ट्रिनिटी कहते हैं इसको। आयुष्मान कार्ड या आयुष्मान भारत योजना, और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 था, इसने भी काफी मदद करी है। और एक फैक्ट यह है कि जो कुपोषण है उसके कारण इंडिया के जीडीपी 2 से लेकर 3% तक का नुकसान हो रहा है। तो ये मेंस में डाटा यूज कर सकते हैं कि डायरेक्टली जो माल न्यूट्रिशन है उसके कारण इंडिया की जीडीपी को 2 से 3% तक का नुकसान हो रहा है। तो अगर हम इस चीज को सुधार लेंगे तो हम 2 से 3% तक जीडीपी में ग्रो वैसी कर सकते हैं। और एक ऐसा भी कहा जाता है कि अगर पोषण में $1 का निवेश हम करते हैं, यानी गवर्नमेंट अगर $1 का निवेश करती है पोषण में, ठीक है, तो जिसको पोषण करवाया जा रहा है वो $16 का आर्थिक लाभ देता है, ठीक है। यानी कि अगर गवर्नमेंट पोषण में $1 खर्च कर रही है तो रिटर्न में उसको $16 आएगा, ठीक है। अब वो इनडायरेक्टली कैसे भी आएगा, बट इतने का उसको फायदा होगा। यानी कि जो हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे माल न्यूट्रिशन वगैरह, स्टंटिंग, वेस्टिंग, और बहुत सारी अभी पुअर्टी, तो इनको जितना हम इरिडिकेट करेंगे, जितना हम कमी करेंगे इन सब चीज़ों में, तो उस हिसाब से हम अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। देन तो ये था हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6। तो इसमें जो भी डाटा था नेशनल लेवल में और स्टेट लेवल में वो हमने देख लिया। तो इसको अच्छे से कवर करना है, जितना दिया है उतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।